पॉलिटिक्स को समझना मुश्किल नहीं है, इकोनॉमी को समझना मुश्किल है। मैं ज़्यादा नहीं पढ़ता। उन्होंने इन कोस्ट लाइन्स के ऊपर सबसे पहले कब्जा किया। मुझे लगता है कि मैं आप लोगों से ना ज़्यादा बातें करने लग गया हूँ आजकल, क्योंकि ये किताब तो हर बच्चे को पढ़नी चाहिए ना। मुसलमान की एक अलग पहचान है, वो एक अलग नेशन है। वो चीज़ें ना इंसान को लाजमी पढ़नी चाहिए। एक है इकोनॉमी और दूसरा है पॉलिटिक्स। अगर उसने वाकई में एक अच्छा ब्यूरोक्रेट, एक अच्छा लीडर या एक अच्छा रूलर बनना है, वो चीज़ें लाजमी उसको पता होनी चाहिए। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मैंने शायद एक गलत सब्जेक्ट चूज कर लिया था या मैं शायद गलत पाथ पे चला गया था, लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैंने साइंस को पढ़ा और मैंने साइंस को बड़े करीब से पढ़ा। उसका असर मेरी जिंदगी के ऊपर, मेरी सोच के ऊपर बहुत पड़ा। मैंने साइंस की वजह से साइकोलॉजी को समझा, उसकी वजह से मैंने फिलोसफी को समझा, उसकी वजह से मैंने सोशियोलॉजी को समझा। और ये तीन अहम सब्जेक्ट्स हैं, बुनियादी सब्जेक्ट्स हैं, जिनकी वजह से आप का दिमाग खुलता है और आप मुआशरे को समझते हो। आप कहाँ रहते हो, किस जगह पे रहते हो और वो क्या चीज़ आपसे डिमांड कर रहा है और लोग अगर ऐसा बिहेव कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। और इन चीज़ों को मैंने बड़े करीब से देखा और बड़े अच्छे तरीके से समझा। आज की तारीख है 17 अक्टूबर 2021। बात यह है कि मैं पाकिस्तान अफेयर्स पढ़ के ना थोड़ा बोर हो गया हूँ। आपको याद होगा जब मैंने पाकिस्तान अफेयर्स स्टार्ट किया होगा, अब तो मुझे याद नहीं, तकरीबन ख्याल से 1.5 माह मैंने उसको पढ़ा है और मैंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान तक तमाम चीज तैयार कर ली। पीछे रह गई थी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी और उसके डोमेस्टिक इश्यूज जैसे एजुकेशन, पॉपुलेशन, पॉवर्टी और बाकी जो मसाइल हैं उसके। अब मैंने डिसाइड किया है कि फॉरेन पॉलिसी है उसको मैं इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ पढ़ूंगा। थोड़ा बोर हो गया हूँ, चीजें समझ भी आना बंद हो गई हैं। फॉरेन पॉलिसी की मुझे जितनी तरह अच्छी तरह समझ नहीं आ रही थी, मैं अब इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ उसको पढ़ूंगा। तो अब मैंने डिसाइड किया कि अब मैं ना सोशियोलॉजी अपना एक ऑप्शनल सब्जेक्ट, एक आसान सब्जेक्ट जो है ना उसको स्टार्ट करता हूँ। और एक और चीज़ है, मैंने इंग्लिश के लिए अब नवंबर में सोचा है कि एकेडमी ज्वाइन कर लूँ ताकि इंग्लिश की अपनी फाउंडेशन अच्छी कर लूँ। तो सोशियोलॉजी की तैयारी मैंने स्टार्ट कर दी है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने किस तरह से चीज़ें स्टार्ट की हैं। ये देखें यार, मैंने ना सबसे पहले बायोग्राफीज को करना स्टार्ट किया। मैंने बायोग्राफी पकड़ी है मैक्स वेबर की, ठीक है। उसके बाद मैंने बायोग्राफी की है डू बोइस की, उसके बाद एडम स्मिथ की, इमेल दुर्खेम की, मैंने कार्ल मार्क्स को देखा है और उसके बाद मैंने हर्बर्ट स्पेंसर को देखा। ये तमाम लोग जो थे ना वो फादर ऑफ सोशियोलॉजी थे। अच्छा हाँ, ये देखो यार, ये पाकिस्तान अफेयर्स की किताब ही नहीं, इसके थ्रू मैंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है ना रेडी किया। और ये रही किताब जिसकी मैं बात कर रहा था, द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान स्टडी नेशनलिज्म। सर ये किताब तो हर बच्चे को पढ़नी चाहिए ना, इसके बारे में तो कॉम्प्रोमाइज ही नहीं करना चाहिए। देखिए, इस बात को समझना बड़ा जरूरी है कि हम एक अलग नेशन है और जो सब कॉन्टिनेंट के 2 पार्ट हुए थे उसमें सिर्फ अंग्रेजों का कसूर नहीं था, उसमें हिंदुओं का भी बहुत ज्यादा कसूर था। ये कभी समझ ही नहीं पाए तो मुसलमानों की डिमांड्स क्या हैं। कभी गांधी, नेहरू जो थे, डॉक्टर अंबेडकर और ये बाकी जितने भी कम्युनिटी के लोग थे, ये कभी समझ ही नहीं पाए। इन्होंने हमेशा ब्लेम किया अंग्रेजों को। गांधी क्या करते थे, जब अंग्रेज यहाँ से चले जाएंगे तमाम चीजें ठीक हो जाएंगे, तमाम रिवॉर्ड्स और जितने भी टैबूट्स वो सारे ठीक हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सका क्योंकि उसकी वजह थी, और वो वजह थी हमारा नेशनलिज्म। वी आर डिफरेंट नेशन। हिंदू आज भी ये समझते हैं कि बरसगीर में जो फूट थी वो अंग्रेजों ने डाली थी डिवाइड एंड रूल के थ्रू। हाँ ठीक है, किसी हद तक की बात ठीक है, लेकिन ये बात मुकम्मल ठीक नहीं है। हिंदू कभी ये समझ ही नहीं पाए कि मुसलमान की एक पहचान है, वो एक अलग नेशन है। वी हैव अ डिफरेंट फिलोसफी ऑफ लाइफ, वी हैव अ डिफरेंट साइकोलॉजी ऑफ लाइफ, वी हैव अ डिफरेंट सोशियोलॉजी, वी हैव अ डिफरेंट सोसाइटी, वी हैव अ डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट नॉर्म्स, डिफरेंट एथिक्स। वी आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम अदर नेशंस। और ये बात कभी नहीं हिंदू समझ पाए और आज तक वो ब्लेम करते हैं अंग्रेजों को कि उन्होंने डिवाइड एंड रूल किया और जिसकी वजह से ये तमाम चीजें हुई और इंडिया को टकरे हुए। थोड़ा सा दिखाता हूँ कि मैंने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा है। ये रजिस्टर, ये देखें जी, सबसे पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन लिखी गई है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949 में लियाकत अली खान ने लिखी थी, जो कि हमारी हर कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है। प्रीएम्बल बोलते हैं अनवान। इसके बाद 56 का कॉन्स्टिट्यूशन है। इसमें ज्यादा चीजें याद रखने की जरूरत नहीं क्योंकि जो मेन कॉन्स्टिट्यूशन है जो इस वक्त करंट हमारा चल रहा है वो है 73 का है। इसके अंदर जनाब 12 पार्ट्स है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर 6 स्केड्यूल है और 280 आर्टिकल्स है। अल्हम्दुलिल्लाह कह लें या वटएवर जो भी आप कह लें कि मैंने तकरीबन सारे आर्टिकल्स लिखे हैं, ठीक है। ये हमारी पार्लियामेंट है, किस तरह से वर्क करती है, और हमारी नेशनल असेंबली है। और उसके बाद ये नेशनल असेंबली का जो बिल पास होता है तो वो कैसे पास होता है, किसके पास पहले जाता है, कहाँ से अप्रूव होता है और वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनता है। हमारे जो सूबे वर्क कर रहे हैं पार्ट 4 के अंदर है, प्रोविंसेस। और उसके बाद हमारी जो मेन चीजें हैं, अभी न्यू तब्दीली आई है हमारे पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो ये है कि सूबों को मुकम्मल इख्तियारात दे दी गए हैं 18 अमेंडमेंट के थ्रू ना। ये कुछ मेन अमेंडमेंट्स हैं जो हुई हैं, वो सारी मतलब पहली जो 7 थी वो तो भुट्टो ने कराई थी, तो सभी को पता है। उसके बाद जो मेन अमेंडमेंट है वो है 18 अमेंडमेंट।
अच्छा, वैसे एक बात बताता हूँ, मैं ज्यादा नहीं पढ़ता। अमूमन लोगों को लगता है कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ता हूँ, लेकिन हकीकत ये नहीं है। हाँ, मैं सोचता ज्यादा हूँ। जो चीज मैं पढ़ता हूँ मैं उसके बारे में सोचता हूँ और हर वक्त सोचता रहता हूँ। अगर कोई चीज ऐसी हो रही है तो क्यों हो रही है। यही वजह है कि मेरा दिमाग इस वक्त काफी खुल गया है। लोगों को, चीजों को, पॉलिटिक्स को, इकोनॉमी मैंने रखी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान अफेयर्स में बार बार इकोनॉमी का वर्ड आ रहा था, तो मैंने सोचा इसको पढ़ना चाहिए। और दूसरी चीज, जब मैंने ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ा, अमूमन ऐसा होता है कि आम तरह पढ़ा जाता है कि हाँ बस पढ़ लिया सिर्फ पेपर की हद तक, लेकिन मैं पेपर की हद तक नहीं पढ़ रहा। मैं पढ़ रहा हूँ डीप एनालिसिस करने के लिए। भाई, ये डीप एनालिसिस से क्या मुराद है? अब डीप एनालिसिस से मुराद ये है कि मैंने ये पढ़ा और बड़े अच्छे तरीके से इस चीज को समझा कि अंग्रेजों ने अगर इतने बड़े देश के ऊपर, इतने बड़े मुल्क के ऊपर कब्जा किया तो कैसे किया। एक छोटी सी एक बात मैं आपको समझाऊं। ये देखें, ये मैप है। अंग्रेजों ने सबसे पहले जो इसके बॉर्डर्स के ऊपर जो कोस्ट लाइंस थी ना, उसको घेरा। मालाबार की कोस्ट लाइन, यहाँ पे गोवा की है, ऊपर मुंबई की है, यहाँ पे है बंगाल की कोस्ट लाइन। उन्होंने इन कोस्ट लाइंस के ऊपर सबसे पहले कब्जा किया, क्योंकि बाहर से अगर कोई आता है कि अगेंस्ट लड़ने के लिए तो वो उसको कंट्रोल कर सके। उसके बाद उन्होंने ये अंदर, यहाँ पे इस साइड पे मैसूर था, इस मैसूर को कब्जा किया। ऊपर से यहाँ पे हैदराबाद को, इस साइड से बिहार को, क्योंकि ये बंगाल है तो ऊपर बिहार है। आगरा और दिल्ली ये ऊपर यहाँ पे है। यहाँ पे उन्होंने नहीं छोड़ा, यहाँ पे मुगल एडमिनिस्ट्रेशन कायम रही, लेकिन वो लैंड लॉक हो गई थी। सिर्फ यहीं तक, एक सर्कल तक महदूद रह गई थी। तो ये देखें, पाकिस्तान भी उस वक्त साथ था, बांग्लादेश भी साथ था। तो इतना बड़ा एक कॉन्टिनेंट है जिसके ऊपर अंग्रेजों ने कब्जा किया। यहाँ से उठ के आ रहे हैं वो, कहाँ गए अंग्रेज? यहाँ से, यूके से, यहाँ से उठ के आ रहे हैं और यहाँ से मेडिटेरियन सी से रेड सी से बे ऑफ बंगाल और यहाँ अरेबियन सी के अंदर आ रहे हैं, इंडियन ओशन के ऊपर। इतनी बड़ी उन्होंने कॉलोनी बनाई। ये वर्ल्ड मैप है, इसको याद कर लिया करें। बल्कि मुझे तो हो गया। बात पे आते हैं। बात में कर रहा था इकोनॉमी की। तो सवाल ये है कि भाई, बड़ी जगह पे पहले उन्होंने कब्जा कैसे किया? तो सबसे पहले उन्होंने इंडिया की इकोनॉमी को कंट्रोल किया, क्योंकि जब मुल्क की इकोनॉमी आपके हाथ में होगी तो आप उसकी जड़ें हिला देंगे। इकोनॉमी कंट्रोल कर ली, उसके बाद उन्होंने पॉलिटिक्स की। पॉलिटिक्स पहले उन्होंने नहीं की। पहले उनका यही रहा कि हम इंडिया की ट्रेड के ऊपर कब्जा है। तो इसीलिए दोस्तों, अगर मैं कहता हूं कि आपने समझना है हिस्ट्री को, या आपने ये समझना है कि कोई मुल्क दूसरे मुल्क पर कब्जा कैसे करता है, तो आपको इकोनॉमी और पॉलिटी दोनों चीजों का पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको इकोनॉमी समझ आती है, अगर आप समझते हैं कि इकोनॉमी वर्क कैसे करती है, तब आप ये समझ लेंगे कि रूल कैसे करते हैं। पॉलिटिक्स तो आपको समझ आ जाएगी, ये कोई समझना मुश्किल बात नहीं है। पॉलिटिक्स को समझना मुश्किल नहीं है, इकोनॉमी को समझना मुश्किल है, क्योंकि इकोनॉमी के थ्रू आप पॉलिटिक्स चला सकते हैं। जब तक किसी मुल्क के बहुत सरमायादार, जो उसका एलीट तबका है, जो कि पॉलिटिक्स के अंदर नहीं है लेकिन बहुत बड़ा बिजनेस करता है किसी मुल्क का, जब तक वो पॉलिटिक्स के पॉलिटिशियंस के साथ नहीं मिलेंगे, तब तक गवर्नमेंट इस्टेब्लिश नहीं हो सकती किसी भी कंट्री में। सेम इस तरह उन्होंने इंडिया के ऊपर किया था।